जी मालकिन, आपने मुझे बुलाया? अब तुम मुझे मालकिन बोलना बंद करो। तुम तो अब मेरे दामाद हो, मुझे माँ ही बुलाया करो। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो ऑफिस है। यहाँ पर आपको माँ जी बुलाकर मुझे बहुत अजीब लगेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ने तुझे चुना है। वो मेरी अकलौती बेटी है, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अब मैं ये चाहती हूँ कि शादी के बाद तू इस कंपनी को संभाले और मेरी बेटी के साथ मेरे घर में ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन मेरे लिए ये सब ठीक नहीं है। मैं मेहनत करूँगा, मेहनत करके मैं अपनी पत्नी को खुश रखूँगा। अगर मैं आपके साथ रहा तो मेरे पीछे मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो फिर बादल, तुम उन्हें भी ले आओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं लगता मेरा परिवार है। बिजली कभी बादल कभी से प्यार करती थी। वो शादी के लिए मान जाती है और उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। बहू, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। हमारा घर तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन देखना हमारे घर में सुकून की कमी नहीं है। आप थक गई होंगी, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक ले जाती हूँ। बिजली कभी की बड़ी जेठानी बिजली कभी को उसके कमरे में ले जाती है। जब बादल कप्पा आता है तो बिजली उसे कहती है, बादल, तुम्हारा कमरा तो बहुत छोटा है, यहाँ एसी भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। तुम्हें पहले ही मैंने सब चीजों के बारे में बता दिया था। ये तो है, लेकिन क्यों ना मैं अपनी माँ से कहकर अपनी जरूरत का सारा सामान मंगवा लूँ। बिजली, ये सब दहेज है और मैं लालची नहीं हूँ। तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ दिनों तक तुम्हें वो सब लेकर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। अगले दिन बिजली कभी जब तैयार होकर आती है तो सोचने लगती है, अरे, इनके घर तो बस ये 2 ही कमरे हैं, पता नहीं मैं यहाँ कैसे रहूंगी। तभी बिजली कभी रसोई में जाती है। हाय राम, ये कैसी रसोई है, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है। मैंने तो कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया। तभी बिजली कभी की बड़ी जेठानी वहाँ आती है। क्या हुआ बिजली दीदी, आप खुद से क्या बातें कर रही हैं? आपने अभी तक भोजन नहीं बनाया, आपको पता है ना आपकी पहली रसोई है। बड़ी दीदी, ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, मैंने तो कभी इसमें आग नहीं जलाई। भाभी, आप चिंता नहीं करें, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। ये तो शुक्र है मैंने खाना बनाना सीख लिया था, वरना न जाने आज मेरा क्या होता। फिर बिजली और उसकी बड़ी जेठानी मिलकर भोजन बनाती हैं। बिजली कभी तो अपने मनपसंद का सारा भोजन बनाती है। अरे छोटी बहू, तुम अमीर घर से हो, तुम्हारे घर में इतना खाना बनता होगा, लेकिन हमारे घर में तो किसी त्योहार पर भी इतना भोजन नहीं बनाया जाता। न जाने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे तुमने, आइंदा ध्यान रखना। मुझे तो लगा था इतना खाना बनाने पर ये सब खुश होंगे, लेकिन ये तो खुशी ही नहीं। अपनी सास की बातों को सुनकर बिजली कभी को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कप्पा रात को घर लेट आता है। क्या हुआ बादल जी, आज फिर से आप लेट आए हैं, क्यों इतना काम कर रहे हैं? बिजली, तुम्हें तो पता है भाभी गर्भवती है। जब से बड़े भैया हमें छोड़कर गए हैं, तब से उनकी जिम्मेदारी मैं ही उठाता हूँ। उन्हीं के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ, ताकि कल को कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, उन सब के लिए पैसे हैं, जब मैं कुछ कहती हूँ तो ना कर देते हैं। अब धीरे धीरे बिजली कभी को अपने ससुराल वालों से बहुत नफरत होने लगी थी। एक दिन बिजली कभी अपनी माँ से मिलने मायके जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, अगर तू ये सब रोकना चाहती है तो अपने पति को अपने इशारों पर नचा, वरना तेरी सास और जेठानी की बातों में आकर वो सारे पैसे उन्हीं पर लौटाएगा। अपनी माँ की बातों में आकर बिजली कभी अब बादल कप्पे के परिवार को दूर करने का फैसला करती है। बड़ा शौक है ना अपनी भाभी के लिए मीठे मीठे फल लाने का, आज मैं बताती हूँ। बिजली कभी थोड़े से सेब खाती है और बाकी घर से बाहर फेंक देती है। जब बादल कप्पा आता है और वो बाहर गिरे हुए सेब देखता है तो बिजली कभी को बुलाता है। बिजली, तुम्हें तो पता है कि सेब कितने महंगे हैं, फिर भी मैं भाभी के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन देखो भाभी ने क्या किया,
हाँ बादल जी, आप कितना सोचते हो उनके बारे में, लेकिन उन्हें आपकी मेहनत दिखाई ही नहीं देती। ये देखकर बादल कपी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन बिजली कपी रसोई में बैठी सब्जी काट रही थी। दीदी, तुमसे सब्जी नहीं काट होगी, लाओ मैं काट दूं। नहीं दीदी, आप जाकर काम करिए, घर के सारे काम तो आप करती हैं, रसोई की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहते हुए बिजली कपी छुरी अपने पंख पर चला देती है, जिससे उसका पंख घायल हो जाता है। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि मुझे काटने दीजिए। अब आपका पंख कट गया है, लाइए मैं हल्दी लगा देती हूँ। जब शाम होती है तो बादल कपा घर आता है और बिजली कपी का कटा हुआ पंख देखकर पूछता है, ये क्या बिजली, ये तुम्हें क्या हुआ? बादल जी, तुम्हें तो पता है कि मुझसे सब्जियां नहीं काट होती, फिर भी भाभी ने मुझसे सब्जियां कटवाई। देखो तो मेरा पंख भी कट गया, और जब मैंने कहा कि मैं दवाई ले आती हूँ तो मुझे मना कर दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिजली, तुम चुप कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे ही बिजली कपी अब बादल कपी के कान भर भर कर उसे अपने परिवार से दूर कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो सब बैठे हुए थे कि बादल कपी की माँ उसे कहती है, बेटा, मुझे कुछ पैसे दो, मैं तेरी बड़ी भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। माँ, किसी वैद्य के पास ले जाकर चेकअप करवा लीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वैसे भी भैया के जाने के बाद मैंने ही घर को संभाला हुआ है। ऐसी बातें सुनकर बड़ी भाभी रोने लगती है। एक दिन बिजली कपी बादल कपी के कान भर रही थी कि उसकी भाभी ये सब सुन लेती है। माँ जी, मैं जानती थी देवर जी ऐसे नहीं हैं, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि वो हमसे हमारे बेटे को दूर कर दे। जो उसने किया अब उसको वैसा ही भरना होगा। अगले दिन बिजली कपी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए बिजली कपी चली जाती है। शाम को जब बादल कपा आता है तो वो बिजली को आवाज देता है, भाभी, बिजली कहाँ है? पता नहीं भैया, मुझे तो नहीं बता कर गई। आधी रात को बिजली कपी घर लौटती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बिना बताए कहाँ चली गई थी? लेकिन मैं तो माँ जी को बता कर गई थी, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ। अरे बहू, तो क्यों मजाक कर रही है? मुझे तूने कुछ भी नहीं बताया। बिजली बहुत हैरान होती है। उसकी इस हरकत पर बादल कपी को बहुत गुस्सा आता है। एक दो दिन गुजर जाते हैं। ये लीजिए भाभी, आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है। ये क्या बिजली, ये तो बहुत महंगा खाना है। लेकिन बादल जी, मैंने तो कोई भी भोजन ऑर्डर नहीं किया। तो फिर इस पर तुम्हारा नाम क्यों है? ऐसे ही उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। अगले दिन बादल कपा बिजली कपी को कुछ रखने के लिए पैसे देता है, और शाम को जब वो बिजली कपी से मांगता है तो पैसे वहाँ नहीं थे। बिजली रोती हुई बादल कपी के पास आती है। बादल जी, मुझे नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ गए, मैंने बहुत संभाल कर रखे थे। बादल कपा बिजली कपी को बहुत डांटता है, जिसे सुनकर बिजली कपी रोती हुई घर के बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ बिजली की जेठानी और सास आती हैं। माँ जी, सच में मैंने वो पैसे नहीं उठाए, कोई चीज नहीं ली मैंने। मैं जानती हूँ बहू कि तूने वो पैसे नहीं उठाए, क्योंकि वो पैसे मेरे पास है। अब पता चला कि कैसा लगता है जब कोई अपना अपने पर विश्वास नहीं करता, हमेशा लड़ाई करे और दूर रहे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, उस दिन आप जो भैया को भड़का रही थी, मैंने सारी बात सुन ली थी। आपको सुधारने के लिए ही हमने ये सब किया। हम तो तुम्हें बस यही बताना चाहते थे कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। बेटी, तुझे क्या लगता है कि बादल सारे पैसे हम पर जाया कर रहा है? उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसने तुम्हारे नाम से पक्षी बैंक में एक अकाउंट खोला है। तुम्हारे लिए ही पैसे जोड़ रहा है ताकि तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सके। सारी बात जानकर बिजली कपी को अपने किए पर पछतावा होता है। फिर वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। ऐसे वो परिवार अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बादल कपा पेड़ के नीचे साधु के भेष में बैठा मक्खियाँ मार रहा था। अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? लगता है खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया है।
सुबह से एक भी पक्षी नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना बिजनेस बदलना पड़ेगा। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उड़ते हुए तोता वहां आता है। आ गया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या साधु बाबा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ बच्चा। ऐसा क्यों साधु जी, मैं तो आपको नहीं जानता। बेटा, पिछले जन्म में तू मेरा शिष्य था और मैं तेरा गुरु। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुक, जरा मेरी पूरी बात तो सुन ले। पिछले जन्म में तुमने मुझसे 1000 उधारा लिया था। फिर तो साधु जी मैंने आपको 2000 वापिस लौटाए होंगे। अबे मोटी चूंच वाले, पैसे देने की तो दूर की बात है, उल्टा तूने मेरे घर में चोरी की थी और मेरे 5000 लेकर भाग गया था। बादल की ये बात सुनकर तोता सोच में पड़ जाता है। कुल मिलाकर मेरे 6000 रुपए हैं तुम्हारी तरफ। ये क्या कह रहे हो आप झूठ बोल रहे हो। क्या कहा? इसका मतलब तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? हाँ, नहीं दूंगा। तेरी इतनी मजाल, अब मैं तुझे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। इतना बोलकर बादल कौवा गुस्से में, आंटी जी आप जाओ और मानो चिड़िया से 2 दाने ही उधार मांग लाओ। अगर मुझे आज दाने ना मिले तो मैं भूख से मर जाऊंगी। बबली, ये बारिशें भी कई दिनों से रुक गई हैं। अब तो मुझे शर्म आती है, मैं कैसे बार बार चिड़िया के घर दाना मांगने जाऊं। बंटी जी, चिड़िया बहुत दयालु है, वो किसी को भी खाली पंखों नहीं लौटाती। तेज बारिश में बंटी कबूतर छाता लिए अपने घर से निकलता है और मानो चिड़िया के घर पर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, मैं हूँ बंटी कबूतर, दरवाजा खोलो। कबूतर भैया, मैं अभी आती हूँ। मानो चिड़िया अपने बच्चों को भोजन दे रही थी। वो अपने बच्चों को भोजन देती है और दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कबूतर भैया, इतनी तेज बारिश में कैसे आना हुआ? मानो बहन, मुझे कहते हुए शर्म आती है, मैं फिर से दाना मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं कबूतर भैया, आपको दाना चाहिए मैं अभी ला कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया घर में जाती है और एक पोटली में दाने भरकर कबूतर को लाकर देती है। कबूतर भैया, जब तक मेरे पास अनाज है मैं किसी पक्षी को भी अपने घर से खाली नहीं मोड़ूंगी। लेकिन हाँ, जब मेरे पास दाने खत्म हो गए तो देखा जाएगा। मानो बहन, आप बहुत दयालु हो और समझदार भी। जब हम सब पक्षी अपनी मस्तियों में घूमते तो आपने मेहनत की और आपने उन दिनों दाना जमा कर लिया। अगर हम सब पक्षियों ने भी तुम्हारी तरह दाना जमा किया होता तो आज हम इतनी मुश्किल में ना होते। फिर कबूतर मानो चिड़िया का धन्यवाद करते हुए दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बिजली कभी कबूतर को अपनी खिड़की से दाना लेकर जाते हुए देख रही थी। बादल जी उठो, वो देखो वो गया कबूतर, आज फिर चिड़िया से दाना लेकर जा रहा है। तुम भी जाओ और दाना लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया सारा दाना बांट दे और हम बारिशों के दिनों में भूखे रह जाएं। तुम चिंता नहीं करो, चिड़िया के घर में ढेर सारा दाना है। जितनी भी बारिशें हो, दाना कभी खत्म नहीं होगा। वो छोटी सी चिड़िया न जाने इतने काम कैसे कर लेती है। बिजली, मेरे पिता कहते थे, जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। उसने देखो मेहनत की और दाना जमा किया और अब बारिशों के दिनों में वो सबकी मदद भी कर रही है। फिर बादल कौवा छाता लिए अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मानो बहन, मेरी प्यारी बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बादल कौवा। फिर मानो चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। बादल भैया, चावल लेंगे या मकई का भुट्टा? जो भी मिल जाए, ऐसे मौसम में भला कहाँ से और दाना मिलेगा। जो भी मिल जाएगा वही खा लेंगे। फिर मानो चिड़िया 2 मकई के भुट्टे लाती है और बादल कौवे को दे देती है। ये लो बादल भैया, ये बहुत मजे के भुट्टे हैं, एक बार खाओगे तो याद रखोगे। ये मकई के भुट्टे मैं किसान के खेत से लाई थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम हमारी पड़ोसन हो, वरना ऐसी बारिश में हम तो भूखे ही मर जाते। फिर बादल कौवा मकई के भुट्टे उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बादल जी, ये मकई का भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या चिड़िया के घर में ऐसे और भी भुट्टे थे? होगी, मुझे क्या पता, मैं घर में थोड़ी ना गया था। बादल जी, हम कितनी बार चिड़िया से दाना मांग मांग कर खाएंगे। कुछ दिनों तक तो वो हमें दाना भी नहीं देगी।
क्यों ना आज रात हम चिड़िया का सारा दाना ही चुरा लें। लेकिन बिजली, ये बहुत मुश्किल है। चिड़िया दरवाजे की कुंडी लगाकर सोती है। बादल जी, तुम कोई छोटे मामूली चोर थोड़ी ना हो, तुम भी तो पूरे जंगल के बड़े चोर हो। भला तुम्हारे लिए चिड़िया के घर में घुसना कौन सा मुश्किल काम है। ये तो तुम सच कह रही हो बिजली, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, आज रात तैयार रहना, हम कुछ न कुछ करेंगे। बच्चों, घर में सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और बारिश भी हो रही है। ऐसी ठंड में तो हम रात को कैसे सो पाएंगे। आप दोनों घर में ही बैठो, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना छाता लिए घर से निकलती है। वो घने जंगल में जाती है जहाँ एक पेड़ के नीचे उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। वो लकड़ियाँ उठा ही रही थी कि उसे किसी पक्षी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मानो चिड़िया जरा आगे होकर देखती है, वहाँ एक तोती बैठी रो रही थी। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे घोंसले में एक भी दाना नहीं है, मैं क्या करूं? ऊपर वाले, इस